Hello students, welcome back to my channel Legal Vocab by सौम्या। लीगल vocab by सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता आज एक और सीरीज़ लेके आई हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज मैं आपको एक और पार्ट सीरीज़ की लेके आई हूँ कि 1919 से लेके 1949 तक का के बारे में। ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को भी। एक तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स इस 1935 के बाद 1919 और 1935 के बाद क्या आया था। सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो हुए वो है क्रिप्स मिशन 1942, द वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और स्टेटमेंट ऑफ फरवरी 1947। इसको हम बाद में इस सब्सिक्वेंट इवेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए जान लेते हैं हम ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। एक इसके बाद रह गया है हमारा माउंट बेटन प्लान भी आता है, वो भी मैं सब्सिक्वेंट इवेंट में है, ये बाद में कवर करूँगी ना, जो कि 1947 का इवेंट है। इसमें हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्ट 1919 क्या कहती है कि उसमें कहती है कि अगस्त 2017 को इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन द हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसमें कहा गया था कि ये वो कि नो इंटेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी मेजर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में ना इंट्रोड्यूस करने का इंटेंशन रखा गया। 1909 में जो तब के सेक्रेटरी फॉर इंडिया थे जो कि थे लॉर्ड मॉर्ले एक्सप्रेसली डिस्क्लेम्ड एनी डिजायर टू एडवांस टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उस समय के जो मॉर्ले सेक्रेटरी फॉर इंडिया थे, उन्होंने स्ट्रांगली डिस्क्लेम किया था कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। नाउ लेकिन इवेंट्स जो थे ये आर स्ट्रॉन्गर दैन रिफॉर्मर्स एंड द गोल विच वॉज एम्फेटिकली डिस्क्लेम्ड इन 1908 और 9 में, जो डिस्क्लेम किया गया था लॉर्ड मॉर्ले के द्वारा, वो अथॉरिटेटिवली अनाउंस कब किया गया, 1917 में। 1909 में पिछले जो मैं बताया 1908 और 9 के आसपास जो लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था, जो कि दैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने 1908 में जो डिस्क्लेम की थी उसका अनाउंसमेंट ज़ोरों से 1917 में हुआ अगस्त में। ओके, उसके बाद आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्रपोजल रखा मॉन्टेग्यू ने, जो कि उस समय के स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ये कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसके एक्ट का जो प्रियम्बल है ये क्या अडॉप्ट किया गया मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त 1917 में। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त में ये जो प्रियम्बल था एक्ट का वो डिक्लेयर किया गया। तो ये समझ में आ गया आपको, थम्स अप करते रहिएगा। तो मेन प्रोविजंस जान लेते हैं एक्ट ऑफ 1919 के बारे में, जो कि इस तरह से समराइज किया गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इस एक्ट का। इंट्रोडक्शन ऑफ द डेआर्की सिस्टम इन द प्रोविंसेस। डेआर्की मतलब टू प्रोविंसेस में, पहले प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो जो कि
डीआरकी सिस्टम कर दिया गया था। द सिस्टम इज एक्सप्लेन दस। डीआरकी सिस्टम क्या कह रहा है कि प्रोविजन वाज मेड इन द एक्ट, एस प्रोविजन एक्ट में बनाया गया, जिन्होंने क्लासीफाई किया सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। प्रोविंशियल मैटर्स जो थे वो एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस में नहीं आते थे और डिवाइड किए गए थे प्रोविंशियल मैटर्स को ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, जो कि गवर्नर करते थे और उनके मिनिस्टर्स करते थे, राइट। और रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होते थे, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। और रिजर्व सब्जेक्ट्स के बारे में, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था जो कि गवर्नर और मिनिस्टर्स करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल थे। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, रिजर्व सब्जेक्ट, जो कि एडमिनिस्टर्ड होता था गवर्नर एंड हिज काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। द गवर्नर कुड ओवरराइड बोथ द मिनिस्टर्स एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब सुप्रीम होता था गवर्नर प्रोविंसेस में, मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ओवरराइड कर सकता था, सुप्रीम है। आई होप ये आपको भी क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या कहता है, आप सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि नो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि नो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंटर में कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। पहला बात ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमेन्ड विद द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर रहती थी, के साथ रहती थी। रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द यूनाइटेड किंगडम्स पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल करती थी वो, थ्रू किसके थ्रू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया सबसे बड़ा हुआ करता था, जो कि यूनाइटेड किंगडम्स पार्लियामेंट के थ्रू काम करता था। रिस्पॉन्सिबल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक होलसेल में कोई नहीं थी, अंडर में ही थी, और किसके साथ काम करते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे यूनाइटेड किंगडम्स पार्लियामेंट थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देयर वाज हाउएवर इंटेंशन था कि एग्जीक्यूटिव को मोर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए लेजिस्लेचर से, मोर रिस्पॉन्सिव बनाया जाए लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव जो है मोर रिस्पॉन्सिव हो टू द लेजिस्लेचर। देयर वर 2 चैम्बर्स होते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, देयर आफ्टर कॉल्ड द इंडियन लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर को उसके बाद क्या कहने लगे, इंडियन लेजिस्लेचर। It consisted of the Council of State composed of 60 members of whom 34 were elected हुआ करते थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करती थी जिसके 60 मेंबर्स थे, उनमें से 34 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। दूसरे लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोज्ड ऑफ 144 मेंबर्स थे, जिनमें से 104 वर इलेक्टेड एंड द रेस्ट वर नॉमिनेटेड। नोट डाउन करते रहिएगा। ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स अबाउट 26 वर ऑफिशियल्स। इन नॉमिनेटेड जो कि बाकी बचे हुए नॉमिनेटेड थे, उनमें से भी 26 जो थे वो ऑफिशियल्स थे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। द पावर्स ऑफ बोथ द, ये द है से कर लीजिएगा, द पावर्स ऑफ, जस्ट जो पावर्स थे बोथ चैम्बर्स की वो आइडेंटिकल थी, एक्सेप्ट दैट द पावर टू वोट सप्लाई ऑफ मनी वाज ग्रांटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। With respect to financial bills, the chambers had equal powers. आइडेंटिकल थी पावर्स, सिवाय पावर टू वोट के, और सप्लाई ऑफ मनी जो थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली को थी। एंड विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल बिल्स, चैम्बर्स हैड इक्वल पावर्स, चैम्बर्स ऑफ द इक्वल पावर्स की थी। तो इसे आपने क्या समझा कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, सेंट्रल और प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी। डीआरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसका थर्ड प्रोविजन क्या कहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू रिमेन यूनिटरी ही रहना था, कि वो केवल एक ही के कंट्रोल के अंडर, एक ही सॉवरेन बॉडी होती थी जो कि किंग
या क्वीन, यह यूनाइटेड किंगडम में होती थी, तो जो कि यूनिटरी मानी जाती थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर भले ही दियार की सिस्टम हो गया था, लेकिन कंट्रोल किसका था? किंग या क्वीन का, यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटिश किंग या क्वीन का। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, हैड पावर थी उन पे लेजिस्लेट किसी भी मैटर पे करने के लिए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंट्रल लेजिस्लेचर की पावर थी कि किसी भी लेजिस्लेट को पावर कर सकता है, किसी मैटर पे भी वो लॉ, लेजिस्लेट मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेट लॉ बना सकता था, जो कि दैट इट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो कि इतना पॉसिबल नहीं था कि वैलिडिटी ऑफ ए सेंट्रल लेजिस्लेशन की चैलेंज कर सके, इतना। ठीक है, इट वाज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल and not the courts who had the authority to decide whether a particular topic was a central or provincial matter. कोर्ट्स डिसाइड नहीं करते थे कि कौन सा मैटर सेंट्रल है, प्रोविंशियल मैटर है, कौन डिसाइड करेगा, किस अथॉरिटी के पास जाएगा, ये कौन डिसाइड करता था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। थर्ड प्रोविज़न हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। तो यही 3 प्रोविजंस थे इसके। इसके बाद आया हमारा इसके बाद आया साइमन कमीशन के बाद, जो कि आया 1930 में इसकी रिपोर्ट दी गई। इसके बारे में बताती हूँ। इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि ये 1919 के एक्ट के बाद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बीच में आया है, मिडिल में आया है। तो ये क्या कह रहा है? जो सिस्टम प्रोविंशियल, तो मैं इसको समझाती हूँ आपको। जो सिस्टम प्रोविंशियल डायरकी की थी कि प्रोविंसेस में 2 सिस्टम थे, सेंट्रल और प्रोविंशियल, एम्बॉडीड इन द रिफॉर्म्स ऑफ, जो कि रिफॉर्म्स में किए गए, रिफॉर्म के रूप में 1919 के रिफॉर्म्स के रूप में लिए गए, वो फेल हो गए थे जो वो करना चाह रहे थे रिफॉर्म्स। तो क्या हुआ? परसिस्टेंट डिमांड हुई फर्दर रिफॉर्म्स की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 ने हैड प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट, इसलिए ही स्टैच्यूटरी मतलब लॉ मेकिंग कमीशन बनाया 10 ईयर्स के बाद, इस एक्ट के पास होने के बाद। 1919 से 2029 30 के 10 साल बाद के मध्य 1919 के 10 साल बाद, यानी 1929 में या 1930 में रिपोर्ट एक स्टैट्यूटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट हुई, इंक्वायर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए इंडिया की कंडीशन के बारे में, उसके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो देखिए यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन का इवॉल्व कितना हो रहा है। कमीशन ने कंटेम्पलेट किया एक्ट में, ही अपॉइंटेड, जो द कमीशन कंटेम्पलेटेड इन द एक्ट वाज अपॉइंटेड इन 1927। ये जो है कहा गया एक्ट था, विचार में था, कंटेम्पलेट मतलब विचाराधीन था, कहा रखा गया था, विचार में था एक्ट के, तो वो अपॉइंट कब हुआ? 1927 में। द कमीशन रिपोर्ट कब की गई इसकी? 1930 में। ये भी लर्न करने वाली चीज़ है, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जो रिपोर्ट थी डिक्लेयर की गई दैट DRK हैड आउटलिव्ड इट्स यूजफुलनेस। DRK जो है अब वो चली गई है, ख़त्म हो चली है, समाप्त हो चली है। एंड जो DRK था इसमें ख़त्म हो चुकी है, और जो लार्ज एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस की ज़रूरत है अब। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गई। इट रिकमेंडेड नो इमीडिएट मटेरियल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटर का जो स्ट्रक्चर था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए इमीडिएटली चेंजेस, बट लुक्ड फॉरवर्ड टू द अल्टीमेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। क्योंकि तब 3 तरीके की थी इससे पहले चीज़ें, सेंटर, स्टेट्स और प्रोविंसेस। तो जो इनका फेडरेशन करना चाहा, इस्टेब्लिशमेंट किया गया, लुक फॉरवर्ड किया गया, कहा गया कि इसको भी किया जाए, अल्टीमेट इस्टेब्लिशमेंट हो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। फेडरेशन मतलब संघ मतलब ग्रुप,
इंडियन स्टेट्स और प्रोविंसेस का, और रिकमेंडेड दैट अंटिल दिस आइडियल कुड बी रियलाइज प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग ब्रिटिश इंडिया and the state should be discussed between the parties in a consultative but not legislative council of greater India. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया कि स्टेट जो है कि कुछ भी जब तक ये फेडरेशन नहीं बनती स्टेट्स और प्रोविंसेस की, तब तक कंसल्टेटिव वे में पार्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा और ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया के बारे में कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, जो कि कंसिस्ट था कंसल्टेटिव कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर से। कंसल्टेटिव पार्टीज़ जो थी, बॉडीज़, इनकी अथॉरिटीज़ थी, वो स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया लेजिस्लेचर से अपॉइंट हुई के रिप्रेजेंटेटिव्स थी। नेक्स्ट स्लाइड यही कह रही है कि उस टाइम पे इवाज ये नहीं अनुमान लगाया कि स्टेट्स वुड विलिंग टू एंटर ऑन, ये नहीं कहा गया आप अनुमानित एंटिसिपेट, मतलब ये नहीं हुआ कि स्टेट्स एंटर करें ऑल इंडिया फेडरेशन में इन द वेरी इमीडिएट फ्यूचर में इंडिया ऑल इंडिया फेडरेशन में एंटर स्टेट्स नहीं इच्छुक नहीं थी। बट इन 1930 न्यू फैक्टर एक्टिव हुआ, बट इन 1930 में न्यू फैक्टर एक्टिवेट हुआ जिसे कहते हैं इंडियन प्रिंसेस मैनिफेस्टेड अनएक्सपेक्टेड रेडीनेस टू असीड मतलब होता है उसमें ज्वाइन होना, इसमें फेडरल सिस्टम में, असीड का मतलब ज्वाइन होना टू अ फेडरल सिस्टम। इट बिकेम नेसेसरी टू रिकंसीडर द होल पोजीशन, हर कंडीशन को ये नेसेसरी हो गया कि हर कंडीशन होल पोजीशन को रिकंसीडर किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो कन्वीन किया, उन्होंने कहा इसलिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसने कहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट में, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसके बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, प्रिंसेस के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट्स अ गवर्नमेंट वाइट पेपर, जो कि गवर्नमेंट वाइट पेपर के बारे में बताता है। जो कि प्रिपेयर किया गया रिफॉर्म्स, जिसमें वाइट पेपर में क्या था? रिफॉर्म्स लिखे गए थे, और वाइट पेपर जो था वो सबमिट किया गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की एक कमेटी अपॉइंट की गई थी, उसको वाइट पेपर सबमिट किया गया था। द कमेटी वाज असिस्टेड बाय द इंडियन डेलीगेशन के द्वारा असिस्ट की गई, जिसमें इंडियन डेलीगेशंस, इंडियन के मेंबर्स लोग थे, अथॉरिटीज़ थी। आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग्स द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी एंड प्रेजेंटेड एलाबोरेट रिपोर्ट, बहुत बड़ी रिपोर्ट इसमें प्रेजेंट की गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल था वो सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ, प्रपोजल्स के साथ रिपोर्ट में रखा गया। द बिल वाज एक्सटेंसिवली अमेंड किया गया, उसके जब तक वो आया उस अपने रास्ते में उसको कई बार अमेंड किया गया। ऑन अगस्त 2, 1935 द बिल रिसीव द रॉयल असेंट। यस, ऑन अगस्त 2, 1935 में ये इस बिल ने रॉयल असेंट मतलब किंग की असेंट हो, असेंट मतलब हामी, उनकी रिसीव की गई। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के हाईएस्ट अथॉरिटी, उनकी किसी भी लॉ मेकिंग में ज़रूरत उनकी हामी ज़रूरी होती है, असेंट ज़रूरी होता है। वैसे ही ये रॉयल असेंट हुआ करता था जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिशर्स के अंदर हम थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, एसेंट का भी उसका हुआ 2 अगस्त 1935 में। तो आइए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जानते हैं क्या कह रहा है। 1935 इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं?
इसके मेन प्रोविजंस ये कह रहे हैं कि एक्ट मेड ए डिवीजन ऑफ पावर्स। अब सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में डिवीजन किया गया, कहा गया, करा गया इस एक्ट के थ्रू। द टू हैड कॉन्करेंट पावर्स भी हुआ करते थे। सेंटर की अपनी पावर्स होती थी, प्रोविंसेस की अलग पावर्स होती थी इतनी, लेकिन अनदर फील्ड में कॉन्करेंट पावर्स भी हुआ करती थी जो कि साथ में देखते थे। रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन कुड बी असाइंड बाय द गवर्नर जनरल टू द प्रोविंसेस और सेंटर। गवर्नर जनरल प्रोविंसेस के भी होते थे, गवर्नर जनरल सेंटर के भी होते थे। उनको असाइन किया जाता था रेजिडुअरी पावर्स को। जो रेस्पेक्टिव स्फेयर्स ऑफ गवर्नमेंट थे सेंटर और प्रोविंसेस की, उसमें डिलिमिटेशन को भी लेजिस्लेटिव पावर्स की डिलिमिटेशन, परिसीमन को भी ध्यान में रखा गया था। जो रेस्पेक्टिव स्फेयर्स ऑफ गवर्नमेंट थे फॉलो क्या करते थे, डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन इसी के अंतर्गत आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर ही। जो एक्ट है वो प्रपोज करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। इस एक्ट में क्या किया, फेडरल सिस्टम प्रपोज किया गया, यूनिटरी सिस्टम जो कि पहले था 1919 में, इसको चेंज किया फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो थी फेडरेशन की वर टू, कौन कौन थे फेडरेशन में, क्योंकि फेडरल सिस्टम था और फेडरेशन अलग थी और ये अलग था। आपकी फेडरेशन अलग थी और प्रोविंसेस अलग थे गवर्नमेंट सिस्टम में, दो सिस्टम में थी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट को, जो कि किंग से, जो आगे मैं बताऊंगी, जो कि किंग से पहले होती थी, जो मैंने पिछली बार कहा ही है आपको कि किंग से